नमस्कार भाई, उसके अलावा आईटीआई से चेतन पाल। तो कल की क्लास में हम लोगों ने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। तो मेजरमेंट का मतलब होता है माप। तो माप मैंने आप लोगों को कैसा होता है, किस प्रकार लेते हैं, वो आपने आपको समझा के दिया। तो आज की वीक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 4 में मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है मेजरमेंट एंड बीआईएस स्टैंडर्ड। और मेजरमेंट एंड बीआईएस स्टैंडर्ड क्या होता है ये आपको जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैं आज की क्लास में थोड़ा आपको बीआईएस क्या होता है, आईएसआई क्या होता है, आईएसओ क्या होता है और इसका सीधा डायरेक्टली जो संबंध होता है वो मेजरमेंट से क्या होता है, ये बात आप लोगों का डाउट जो होता है वो क्लियर करके देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखो कि मेजरमेंट एंड बीआईएस जो स्टैंडर्ड होता है इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि बीआईएस का मीनिंग क्या होता है। कि बीआईएस मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, बीआईएस का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसकी जरूरत क्यों है ये आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो हमारी जो फील्ड है, हमारी फील्ड कौन सी है, मैकेनिकल फील्ड है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि कंपनी में कौन से भी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कोई भी अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये इंडियन स्टैंडर्ड एजेंसी है कि जो हम लोगों को परमिशन देती है कि जो प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया हुआ है उसको मार्केट में रिलीज करना चाहिए या नहीं, उसमें गुड क्वालिटी है या नहीं, इसकी परमिशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देता है। अगर कंपनी कौन सा भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो बिना बीआईएस के जो ये बीआईएस जो इंस्टीट्यूट है इसकी विदाउट परमिशन, बिना परमिशन लिए कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेच नहीं सकता। तो ये इसका सीधा मीनिंग है। तो आप लोगों को फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों को ये पता होगा कि जो गाड़ी के हेलमेट आप लोग यूज करते हो तो वो सब आईएसआई मार्क होते हैं। तो ये आईएसआई मार्क होना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये आईएसआई मार्क होना जरूरी इसलिए है ताकि मार्केट में बहुत सारे एक ही प्रकार के डुप्लीकेट पार्ट बनते हैं। तो डुप्लीकेट पार्ट के ऊपर जो हुबहू हम लोगों को उसी कंपनी के प्रोडक्ट के जैसे दिखते हैं लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं होती। तो वो क्वालिटी को कैसे पहचानना है, वो आसानी से पहचानने के लिए हम लोगों को प्रोडक्ट के ऊपर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या आईएसआई मार्क होता है। तो अभी आप लोगों को शॉर्ट में समझ में आया होगा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बाद ये देखो दूसरा है आईएसआई। तो आईएसआई का मतलब होता है कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, वो भी वही काम करता है। वो पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड था, वो आईएसआई हो गया, तो वो इंडियन स्टैंडर्ड ही है, सेम दोनों के काम एक ही है। बाद में देखो तीसरा पॉइंट है आईएसओ। तो आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मीनिंग यह है कि हम लोगों को अगर देखो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी प्रोडक्ट करती है तो कोई प्रोडक्ट क्या होता है कि वो सिर्फ इंडिया अपने ही देश में बेच सकते हैं। वो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट बेचा जाता है उसको इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की परमिशन लेनी पड़ती है, उसका मार्क होना जरूरी होता है। अगर हम लोगों को आउट ऑफ कंट्री में, फॉरेन कंट्रीज में या अपने देश से अलग कोई भी प्रोडक्ट का अगर सेलिंग करना है तो उसके लिए इंटरनेशनल मतलब आईएसओ मार्क होना जरूरी है, आईएसओ की परमिशन होना जरूरी है, तभी हम लोग अपने देश के बाहर कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, तो मैं आप लोगों को आईएसओ की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं कि ये आईएसओ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आईएसआई, बीएसआई और आईएसओ ये नकली माल से बचने के लिए ये सब होता है। जो हम लोगों को फ्रॉड बनाते हैं, हुबहू कंपनी का लेबल लगाते हैं, तो ये ऐसा न हो इसलिए ये स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया के और इंडिया के बाहर के भी, वो उसके मार्क के बाद हम लोग कोई भी कार्य लीगली कर सकते हैं। वो कार्य अनलीगली नहीं होता। जिस वस्तु के ऊपर आईएसआई मार्क नहीं है अगर वो मार्केट में आप लोगों को मिल रही है तो वो कम दाम में मिल जाएगी, लेकिन जो क्वालिटी आप लोगों को आईएसआई मार्क प्रोडक्ट में मिलेगी वो उस अनलीगल प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। तो इसकी हिस्ट्री क्या है कि हम लोग इंडिया में जो आईएसआई ये जो इंस्टीट्यूट है वो 1969 से चालू हुआ है और बाद में ये जो आईएसओ है ये आईएसओ जेनेवा सिटी में स्विट्जरलैंड देश में इसका हेड ऑफिस है। तो इससे क्या करना पड़ता है, किसी भी अगर देश से बाहर प्रोडक्ट को हम लोगों को लॉन्च करना है, बेचना है, तो इस इंस्टीट्यूट की परमिशन
जरूरी होती है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि BIS स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का वर्गीकरण क्या होता है। अगर इंडिया के बाहर हम लोगों को कोई प्रोडक्ट बेचना है तो इसके लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग इंडिया में बनाते हैं और अपनी ही देश में ही बेचना है तो वो किसकी परमिशन लेते हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को अभी मेन टॉपिक समझाने वाला हूं कि इसी BIS, ISI और ISO का ये अपना मेजरमेंट टॉपिक है, इससे क्या संबंध है। तो ये इसी ऐसे प्रूफ होता है कि आप लोग देखो, एक सिंपल लॉजिक है। ये मैंने पहला डायमेंशन यहां पे लिखा हूं कि 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन। तो 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन ये स्टैंडर्ड डायमेंशन है। इसको कोई 1 mm इज इक्वल टू 2000 माइक्रोन नहीं बोल सकता। इसमें कोई भी डायमेंशन बदलता नहीं है। तो ये डायमेंशन का वैल्यू किसने तय किया है, ये इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ने तय किया है कि 1 mm में 1000 माइक्रोन ही रहेंगे। वो देश के किसी भी कोने में जाओ, ये इसका डायमेंशन का वैल्यू बदलने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए दूसरा देता हूं मैं, अगर 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो इसका भी हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 kg इज इक्वल टू 500 ग्राम, ऐसे नहीं बोल सकते। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम ये क्या है, स्टैंडर्ड डायमेंशन से उसका स्टैंडर्ड माप है। तो इसके लिए देखो, ये इस प्रकार का कनेक्शन है। हम लोग उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, खुद के हिसाब से किसी भी मेजरमेंट की या डायमेंशन की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। वो डायमेंशन स्टैंडर्ड होता है। वो कुछ डायमेंशन है, मैं आप लोगों को समझा के दूंगा, जो कल की क्लास में मैंने पूरा 1 सेंटीमीटर से जो 0 से लेके 1 mm तक का डिस्टेंस कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। 1 mm इज डिवाइडेड बाय 1000 माइक्रोन, मतलब 1 mm के 1000 टुकड़े करने के बाद जब उसकी एक टुकड़े की वैल्यू होती है वो 1 माइक्रोन होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायमेंशंस लिखा हूं, तो वो डायमेंशंस की वैल्यू से ये ISI के साथ क्या संबंध है और इसका डायमेंशन स्टैंडर्ड है और इसका डायमेंशन बदल नहीं सकता। फॉर एग्जांपल के लिए 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन। नंबर नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm और 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm और बाद में 1 इंच, बाद में 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 इंच, 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 इंच। मतलब इसमें हम लोग 1 फीट भी बोल सकते हैं। बाद में 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये जो स्टैंडर्ड डायमेंशन मैंने लिखा हूं, ये डायमेंशन की वैल्यू कभी भी बदल नहीं सकती। तो ये है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, जो किसी भी चीज की जो वैल्यू होता है वो स्टैंडर्ड रखता है। इसमें क्या होता है, कोई प्रोडक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है। इसका एडवांटेज यही है कि गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनी है, अगर खुद का क्वालिटी का प्रोडक्ट रखना है तो उसको ISI या ISO मार्क होना चाहिए। अगर वो चीज ISO मार्क नहीं है तो उसमें क्वालिटी नहीं है, वो अनलीगल प्रोडक्ट है, ऐसा माना जाता है। तो बाद में देखो, कल मैंने आप लोगों को माइक्रोन भी समझाया था, तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम। यहाँ पे देखो, ये जो सिंबल है इस प्रकार का, ये माइक्रोन का सिंबल है। तो इसमें हम लोग आगे माइक्रोन न लिखते हुए अगर ये सिंबल भी लिखते हैं तो ये भी सिंबल स्टैंडर्ड है। ये सिंबल माइक्रोन ही दर्शाता है, ये यूनिट दर्शाता है। यूनिट का मतलब होता है एकक। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.01 mm, मतलब लिखते कैसे है, ये 1 माइक्रोन लिख दिया, लेकिन इससे प्रूफ नहीं होता। तो इसको डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखते हैं, इसका वर्गीकरण कैसे होता है कि 0.001 mm ये एक्चुअल वैल्यू है उसकी। लिखते समय हम लोग ऐसा लिखेंगे, 1 माइक्रोन नहीं लिख सकते। तो बाद में 10 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.01 mm और 100 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.1 mm और बाद में 1000 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 mm। कल मैंने आप लोगों को लिखने की प्रोसेस बताया था कि एक एक जीरो कैसे कम होता है, पॉइंट के बाद की संख्या कैसे कम होती है। जैसे जैसे माइक्रोन की वैल्यू बढ़ती है वैसे पॉइंट के बाद की संख्या, मतलब ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद की संख्या कम हो जाती है। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट भी गायब हो गया है।
तो इस प्रकार सीधा बिल्कुल बेसिकली सिंपल प्रोसेस है जो माइक्रोन को समझने के लिए ये प्रक्रिया हम लोग यूज कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डायमेंशंस है। तो आज की क्लास में फिलहाल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कि किस किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है सूक्ष्म मापी यंत्र। तो जो मेजरमेंट के औजार है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।